नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का साइंस NCERT। आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3, जिस चैप्टर का नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो जो लोग भी नए इस चैनल पर आए हैं कृपया धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुने। 2 मिनट का टाइम दें। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ के देखिएगा तो आप स्किप करके जा सकते हैं। यदि आप बिना पढ़े बिना सुने स्किप करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो हम लोग क्लास 9 के NCERT बुक के साथ साथ देख रहे हैं, कक्षा 9 के NCERT बुक के साथ साथ NCERT 360 डिग्री जो कि विज्ञान का है उसको भी हम करवाते जा रहे। इतना ही नहीं, खुद से सेल्फ नोट बनाया हुआ NCERT का लाइन बाय लाइन आप फ़ोटो खींच लीजिए और देख सकते हैं, खुद से भी मिला है क्या जो क्वेश्चन बनाए गए वो क्वेश्चन उचित है या नहीं। कथन कारण का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख रहे हैं जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में अभी आ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट के साथ साथ चैप्टर के क्वेश्चन और बाहरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उसको भी करवाते जा रहे हैं। साथ ही साथ NCERT 3 जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी मांग चल रहा है तो इसका भी क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है और पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और चालू कहाँ से होगा आप लोग को तो पता ही होगा, चालू कहाँ से होने वाला है। जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसको पता होगा। तो आज जो चालू होने वाला है ये मिश्रक के घटकों का पृथक्करण। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मिश्रण के घटक का पृथक्करण पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत जल्द आपको बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बिहार दरोगा के भी। इसलिए अपने तैयारी को एक नया नींव दीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बार कभी मेंस आउट हो चुका है तो कभी फिजिकल, इसलिए कर रहे हैं। लगातार दरोगा एग्ज़ाम हमने दिया है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम 2019 में ही क्लियर किया और 2019 में ही हमने 2018 के वैकेंसी ग्रुप डी का भी, रेलवे ग्रुप डी में भी ज्वाइन किया। तो इसलिए हम आपको भली भांति बता सकते हैं। तो सुनिए और ध्यान से पढ़िए, नोट नहीं करते जाना, पहले ध्यान से सुन लेना है, फिर आपके पास बुक होगा फिर बुक को पढ़ लेना है, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लगा लेना है। चलिए, तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण चैप्टर के हेडिंग का नाम क्या है, मिश्रण के घटक का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं तो अपने मन में भी याद करना है। प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। एकदम सही बोल रहा है। प्राकृतिक पदार्थ का मतलब है जो प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। जैसे हवा, एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। हवा में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो बहुत सारे घटक मिले होते हैं। तो ये शुद्ध नहीं है। आपको पहले जो लोग क्लास किए उसको बताया गया कि मिश्रण जब पढ़ा रहे थे तो हवा एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, हवा एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। अब हवा के घटक को भी अलग किया जा सकता है। कौन कौन के गैस हैं, इस गैस को अलग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ, पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। इसे कह रहा है जो मिश्रण में जैसे हवा है, अब जैसे ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, नाइट्रोजन को अलग कर देंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुणों को जानेंगे तो सब गैसों के अलग अलग गुणों को हम जान पाएंगे। यदि हवा में मिश्रित होगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि ऑक्सीजन का क्या काम है, क्यों ज़रूरत है, नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रोजन क्या कार्य करती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो इसके सभी घटक को अलग करने के बाद ही हम अध्ययन कर पाएंगे। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाने में सुगम हो जाता है। आगे चलिए, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या बोला, विषमांगी मिश्रण को साधारण मतलब सिंपल भौतिक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें आपका हाथ पैर से काम हो जाता है। जैसे जब मम्मी चावल चुन रही होगी, चावल में कंकर को कैसे निकालते हैं, हाथ से चुनकर। आप लोग भी कभी सहयोग किए होंगे गेहूं में, कभी कभी देखिए किसान में गेहूं में भूसी हो जाती है, क्या करता है, ओसाई करता है। तो कहता ये सभी जो विधि है चाय को छान कर, ये भौतिक विधि है। भौतिक विधि में क्या होता है, छानना, जैसे हाथ से चुन कर, छन्नी से छान कर। चुंबकीय पृथक्करण विधि भी क्या है, एक भौतिक विधि है। यदि मिश्रण में छोटे छोटे पदार्थ चुंबक के कण है, यानी चुंबक में सटने, जैसे लोहे के कण मिश्रित है, मान लीजिए गेहूं में लोहे के कण आ गया तो उसको चुंबक पृथक्करण विधि से सही, चुंबक घुमाएंगे लोहे का कण सट जाएगा, उससे अलग करते हैं। चुंबक पृथक्करण विधि हो गया, छान कर हो गया, निथारना हो गया, ओसाई हो गया, छन्नी से छान कर, ये सभी क्या है, भौतिक विधि के उदाहरण हैं
ध्यान से पढ़ते चलिए। कभी कभी मिश्रण से घटक को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी, बोला ना, विशेष विधि का भी उपयोग होता है। वो विशेष विधि क्या है, आइए अब हम लोग एक एक विधि पर चर्चा करने वाले हैं, एक एक विधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो विधि है, रंग वाले घटक, रंग वाले घटक यानी डाई, डाई का मतलब होता है जो कलरफुल होते हैं, को नीली अथवा काले रंग के स्याही से कैसे पृथक करें। कहता है रंग वाले घटक डाई से, डाई को नीले और काले रंग, नीले और काले रंग में अलग करना होगा। तो एक सिंपल सा क्रियाकलाप दिया गया, उसको ध्यान से पढ़ना है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा हम अंडरलाइन करेंगे, ध्यान देते चलना है। आधा बीकर जल लीजिए, कह रहा है एक क्रियाकलाप करना है। बीकर, बीकर कहाँ मिलता है आप लोग को पता है, जहाँ प्रयोग होता है, यानी प्रयोगशाला के अंदर जो कांच की नली बनी होती है ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं, जो शीशे की बनी होती है। बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखे, कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाले। कहते हैं कि वॉच ग्लास रखो, अब कोई बर्तन होता होगा प्रयोगशाला में, उस वॉच ग्लास पर कह रहा है कुछ बूंद स्याही डालना, इंक डालना। क्या डालना है, नीला या काला इंक, ध्यान से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नीले या काले रंग के स्याही दिया हुआ ही है। कर आप बीकर को गर्म करना शुरू करें, और हमें स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना, कर स्याही को गर्म नहीं करना, बीकर को गर्म करना, यानी बीकर के नीचे क्या देना, हीट देना। क्या देना है, हीट देना है। और वाष्पीकरण होने तक हमको इंतजार करना है। वाष्पीकरण का मतलब है जब वो गैस में परिणत न हो जाए। आपको पता भी है, जब द्रव को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता है, उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो कह रहे तब तक इंतजार किए जब तक वो वाष्प में परिणत नहीं हो जाए। आइए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गर्म करना बंद करते। जब वॉच ग्लास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देख रहे हैं एक दिया हुआ ये बीकर, देख लीजिए यही है वॉच ग्लास, ऊपर में है, ये है बीकर कांच का लिया हुआ। अब बीकर वो नहीं है, उसको परखना लिया, यहाँ बीकर थोड़ा बड़ा है, तो जैसा हम बनाए देख लीजिए बर्तन जैसा ही है बीकर। तो इसमें जल भी है और बीकर है, देख लीजिए। ये जो छोटे छोटे बूंद दिख रहा है ना, ये वाष्पीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, वाष्पीकृत बूंदे जो हो रहा है धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। कर ऊपर में जो लिए है यहाँ पे क्या है, स्याही है। क्या है, स्याही। ये जो दिख रहा है ये क्या है, वाष्प है। क्या है, वाष्प। इस पूरा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। आपको भी पता है, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब आ रहा है, आइए कह रहा अब उत्तर दें। क्या बोला है, अब उत्तर दीजिए। आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ है, ध्यान से। क्या वॉच ग्लास में कोई अवशेष बचा है। देखिए घबराना नहीं है, इसका भी आंसर हमारे बुक में ही है। आपका क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण। तो स्याही एक मिश्रण, जस्ट नीचे इसका उत्तर दिया हुआ है। आइए पढ़ लेते हैं। कर हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। तो इससे क्या पता चला, स्याही एक क्या है भैया, मिश्रण है। स्याही एक क्या है, मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय बताए थे। विलायक, जब कोई मिश्रण तैयार करते, जैसे घर में शरबत, जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। जो ज़्यादा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। जो कम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलय। क्या बोलते हैं, विलय। कर इस तरह से हम विलायक से विलय, विलायक कौन हो गया बताइए, विलायक कौन हो गया, तो विलायक जल हो गया। जल ज़्यादा था और स्याही कम था, तो विलय स्याही हो गया। तो विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ध्यान से नोट करना है, यानी विलायक से विलय, विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। साथ ही साथ नीले अथवा काले रंग के स्याही को भी किस विधि द्वारा, तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। यहाँ से दो क्वेश्चन ही डिनोट करना है कि डाई से नीले या काले स्याही को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, और विलायक से विलय पदार्थ, विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। साथ ही साथ स्याही क्या है, मिश्रण है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई होगी। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अरे कोई एक ही बार ने वीडियो को देखिए, यदि समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट दिन से नहीं देखना है, लेकिन एक बार जब देख रहे हैं तो पूरा देखिए। देखिए कि हम किस प्रकार पढ़ाते हैं, कैसा क्वेश्चन कराना है। यदि आपको इस क्वेश्चन करने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, बन जा रहा है, तो वीडियो सही है। अगर नहीं बन रहा है तो ये वीडियो गलत मत देखिएगा, जो बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम पढ़ने वाले दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। अगला जो तरीका देखने वाले उसका टॉपिक दूध से क्रीम को पृथक कैसे। जैसे दूध से क्रीम, आपके घर के आसपास कभी देखते होंगे एक मशीन चलता है जो ऐसे ऐसे चलाता है। एक साइड दूध निकलता है, दूसरे साइड मक्खन निकलता है। अगर नहीं देखेंगे तो आसपास गाँव इलाके में ये दिखता है, जहाँ पर ज़्यादा पशु पालते हैं तो वहाँ पर दूध ले जाके सेंटर पर उससे क्रीम निकाला जाता है। अगर नहीं तो घर में मम्मी लोग कभी
दूध लाते होंगे, छाली को निकाल के मट्ठा नियर मट के जो निकालता है, तो वो भी देखे होंगे। तो आइए वही तरीका कर रहा है, इसमें पढ़ेंगे। और वो तरीका का नाम क्या है? कर आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम टोन्ड डबल टोन्ड प्रकार की दूध पॉली पैक अथवा टेट्रो पैक में पाते हैं। कहता है आज जो दूध जैसे सुधा दूध हो गया, अमूल दूध हो गया, मदर डेयरी हो गया, ये सारे दूध आते हैं। सब क्या लिखा होता है? एकदम प्योर शुद्ध फुल क्रीम। देखिएगा पन्नी देखिए लिखा होगा फुल क्रीम। फुल क्रीम तो लिखा होता है, क्या उसमें फुल क्रीम है? तो दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्योंकि अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बना? मक्खन क्या है? तो मक्खन एक बसा है। मक्खन क्या है मेरे मित्रों? मक्खन एक बसा है। मक्खन क्या है मित्र? मक्खन एक बसा है। कहते दूध में इन जो कंपनियां की दूध आ रही है, इनमें अलग अलग मात्राओं में बसा मिली होती है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं। एक प्रकनली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लीजिए। क्या बोला? प्रकनली में। अब प्रयोगशाला में जो होगा प्रकनली, चलिए कह रहा है उसको अपकेंद्रीकरण यंत्र, जिसको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? देखिए इस मशीन में यह होता है कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलता है, जो वस्तु से जो पृथक्करण होते हैं, कण होते हैं, वो उसको बाहर फेंकते हैं। जैसे दूध से मक्खन जब इस मशीन में डाला जाता है ना, मक्खन जो हल्की होता है उसको बाहर की ओर क्या करते हैं? फेंकते हैं। दूध को बाहर की ओर कर देते हैं और मक्खन को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। यानी दूध को क्या करते हैं? बाहर की ओर निकालते हैं, मक्खन को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। आइए जैसे आप कभी मिक्सी चलाएंगे घर में, 2 मिनट तक, अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप अपने घर पे रसोई में प्रयोग होने वाले मथनी आया ना, या मिक्सी से भी कर सकते हैं। कभी मसाला पीसेगा ना, देखिएगा उसका जो ब्लेड घूमता है ना, मसाला को साइड कर देता है। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डैडी बोले ना, तो वहाँ जाए और पूछे कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं और वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। तो ये जो क्रीम से दूध से पृथक करने की विधि, इसी विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगिंग। ठीक है, कर आप उत्तर दीजिए। दूध को मतने पे आपने क्या देखा? अच्छा आपने क्या देखा होगा? हमने देखा कि दूध अलग और मक्खन अलग हो जाता है। मक्खन हल्के होने के कारण वो ऊपर आ जाते हैं। हाँ, घर में अगर आप किए होंगे तो देखिएगा मक्खन हल्के होने ऊपर तैरने लगते हैं, फिर उसको निकाल लिया जाता है, दूध नीचे बढ़ जाता है। ठीक है, कर दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? अगर मशीन है तो अपकेंद्रीकरण विधि। तो विधि का नाम पूछेगा तो बोला अपकेंद्रीकरण। अभी आइए पढ़िए, अभी पूरा पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, करा कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छन्नक पथ से बाहर निकल। कह रहा है कभी कभी क्या होगा, मिश्रण में ठोस कण जिसको हम बाहर निकालना चाहिए, इतने छोटे होते हैं कि वो छन्ना पथ के आर पार चले जाते हैं। तो छन्ना पथ विधि से इसमें यूज नहीं हो पाता है। तो इन कणों को पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब क्या होता है दोस्त? अलग होता। अलग करने के लिए छनन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि छन्नक से करेंगे तो मोटे कण बाहर निकल जाएंगे, तो फिर तो हमारा कुछ कम हुआ नहीं। कर इस सिद्धांत के फिर कह रहा है ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि, क्या बोला? अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। यानी समझ गए कि दूध से मक्खन निकालने की विधि को क्या बोल सकते हैं? अपकेंद्रण विधि। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बढ़ जाता है। आया ना, हम बोले दूध को जब मठिएगा ना, ऐसे करके दूध को जब मठिएगा तो दूध नीचे चले जाएगा, मक्खन ऊपर उठ जाते हैं। तो मक्खन ऊपर चले जाते हैं, हल्के कण ऊपर उठ जाते हैं। इसी प्रकार क्योंकि हमारे घर में मेरी माँ मक्खन निकालती है, दूध लाते हैं तो क्रीम निकाल के उसको रखती है और एक सप्ताह बाद उससे मथनी से मथ के निकालते हैं। तो हम देखते हैं, तो आप लोग भी देखे ही होंगे। आइए यहाँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। कर अपकेंद्रण विधि का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, जांच प्रयोगशाला। कौन सी जांच? तो रक्त और मूत्र जांच में। रक्त और कभी ब्लड टेस्ट कराएंगे तो एक शीशे पर लेके ऐसे खूब घुमाता है। अब देखिए या नहीं तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ब्लड टेस्ट में भी होता है और रक्त के जांच में, ब्लड टेस्ट और मूत्र जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कर डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालें। क्रीम से मक्खन निकालने में एकदम याद रखना, जो एनसीईआरटी दिया उतना तो याद रखना ही रखना है। कपड़े धोने की मशीन में, कपड़े धोने वाले मशीन में, साथ ही साथ मिक्सी, जो मिक्सी हमारे घर में है मसाला पीसने में, या जूसर जो होता है उसमें, जो मिक्सी में जो जूसर आता है, ठीक है,
ये नहीं जूसर जो मशीन आता है वो नहीं, मिक्सी में जो आता है वो टाइप का। कपड़े धोने की मशीन में, तो ये तीनों में ही किसका उपयोग होता है? अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। आइए अब अगला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले, कारक दो और घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहले एनसीईआरटी 360 डिग्री का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम जो नोट तैयार किए उसका देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एक सलाह देंगे जो हमारा एनसीईआरटी 360 डिग्री आप देख सकते हैं, इसमें उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ही नहीं लिया गया, कहीं नहीं है, उस टॉपिक का क्वेश्चन मिस है, इसलिए ये बुक उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायी नहीं होगा, ठीक है। इसमें उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए ना, देख लीजिए, एक भी नहीं है, देख लीजिए, कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है, एक भी क्वेश्चन जो है उस जो अभी हम टॉपिक पढ़ाएं मिश्रण को अलग करने की विधि, इसमें वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम अपने नोट से क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। आइए फटाफट क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने नोट में ही पूरा तैयार करके रखा है। हेडिंग क्या है? मिश्रण का पृथक्करण। अब आइए, कह रहा है विषमांगी मिश्रण को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विषमांगी मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए भौतिक क्रिया द्वारा, साधारण भौतिक क्रिया द्वारा, विद्युत विधि द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हम पढ़ाए थे मिश्रण के पृथक्करण, देख लीजिए, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे, अगर आप ध्यान से पढ़े होइएगा सारा क्वेश्चन आप कर जाइएगा। कर इनमें से कौन साधारण भौतिक क्रिया हैं? कौन साधारण भौतिक क्रिया है? हम बताते हैं जिसे हम अपने हाथ से यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे हाथ से छान कर, चुन कर, छन्नी से छान कर, हाथ का यूज होता है। अपसाधन या निस्तारण, इनमें सभी। तो ये ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला चलिए, कह रहा स्याही क्या है? अभी हम पढ़ाए थे, स्याही क्या है बताइए? यौगिक है, द्रव है, मिश्रण है, कोई नहीं। तो स्याही क्या था मेरे दोस्तों? अभी हमने यहाँ बताया था, देखिए स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। क्या है? स्याही एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, रंग वाले घटक से नीले या काले स्याही को पृथक कर सकते हैं। रंग वाले घटक से नीले या काले स्याही को पृथक कर सकते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन अभी ये टॉपिक हम पढ़ाए हैं। अभी यहाँ देखिए, आइए रंग वाले घटक, यहाँ देखिए रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग के स्याही से कैसे पृथक करते? इसके लिए एक प्रयोग किए थे, क्या था उसमें? वाष्पीकरण। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। क्या होने वाला है? वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विलायक से विलय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। यानी विलायक से विलय पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आइए तो ये भी क्वेश्चन हम करवाए हैं। विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने हम नहीं देंगे, चाहे वो कहीं से पूछ लें। देख रहे हैं ना, अच्छे है ना भाई? आप तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलिए अजय अगला क्वेश्चन, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दूध से क्रीम को अलग करने में, ऑप्शन नंबर बी रक्त और मूत्र जांच में, ऑप्शन नंबर सी क्रीम से मक्खन निकालने में, ऑप्शन नंबर डी कपड़े धोने के मशीन में, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर जो होने वाला है उपरोक्त सभी। बोलिएगा कैसे? आइए अभी तो हमने पढ़ाए थे, देख लीजिए। अब केंद्रीकरण पृथक किया जाए इस सिद्धांत के द्वारा, जब हम तेजी से छोड़िए, यहाँ आइए, अनुप्रयोग पे आ जाइए। कह रहा है जाँच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जाँच में, डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने के मशीन में। तो जब यह तीन सही हो गया, क्रीम से मक्खन निकालने में, कपड़े धोने में, रक्त मशीन में, तो दूध से क्रीम निकालने में तो होता है, ऊपर में ही पढ़े थे।
ऐसे भी जब एग्जाम में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हो तो ढूंढना है उसमें, अगर ऐसा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी या एक से अधिक तो इस ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि एक ऑप्शन सही से एक से ज़्यादा सही है ना, इसलिए। ऐसे तो हम सब करवा ही चुके हैं। चलिए अब हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इस पे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब टॉपिक को स्टडी करते हैं। देख लीजिए हम लोग पढ़ रहे थे अगला टॉपिक है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे। अब दो ध्यान से सुनिए, अघुलनशील द्रव है क्या? वैसे द्रव जो एक दूसरे में घुलते नहीं है। जैसे अभी बारिश का समय है ना, रोड पे जब देखिएगा ना, कभी अगर मोटरसाइकिल या जो भी वाहन से तो तेल गिर जाएगा रोड पे, तो बारिश होने के बाद वो तेल देखिएगा बहुत ज़्यादा लाइट चमकता है। छोड़िए उसको, आप वो तो एक एग्जांपल हो गया। उस आ जाइए घर में एक बकेट में पानी ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें तेल डाल दीजिए, या एक गिलास में पानी लेकर उसमें तेल डाल दीजिए। देखिए तेल ऊपर में तैलेगा, वो घुलेगा नहीं। तो ये दोनों जो द्रव है ये इसको बोलते हैं अघुलनशील द्रव। इस प्रकार के द्रव को अघुलन, जो आपस में घुलते नहीं है, ठीक है। कर एक क्रियाकलाप दिया कर, आइए कीप के प्रयोग मिट्टी के तेल, क्या मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। करिए। ये क्वेश्चन 1275 का प्रीम आया हुआ था। हाँ, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डालिए। देख लीजिए यही है पृथककारी कीप, ठीक है। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दे, कर दोनों को मिलाने के बाद कुछ देर तक छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा जल का घनत्व तो भारी होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे और तेल का घनत्व कम होने के कारण वो धीरे धीरे ऊपर चले आएंगे। क्या, ताकि जल और तेल पृथक पृथक तैयार हो जाए। जो बताए क्यों तैयार हो जाएगा, क्योंकि जल का घनत्व तेल के घनत्व से ज़्यादा है। पृथककारी कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। करें, ये देख रहे हैं ना, यही स्टॉप कॉर्क, इसको थोड़ा लूज कीजिए। यहाँ से जो हमारा पानी नीचे बैठा है वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे बच क्या जाएगा, तेल। इस प्रकार हम तेल और जल के मिश्रण से तेल को अलग कर सकते हैं, या जल को भी अलग किया जा सकता है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो आता है इसमें कहता है तेल और जल के मिश्रण से तेल को अलग करने की विधि क्या है, तो अघुलनशील पृथक्करण कीप विधि क्या है, पृथककारी कीप या पृथक्करण कीप, ठीक है। चलिए अब इसका प्रयोग कहाँ का होता है, ध्यान रखना है, एक ही प्रयोग नहीं है। आइए कर तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण में, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में पहला प्रयोग। दूसरा है धातु शोधन, यानी वात्य भट्टी में जब लोहे को निकाला जाता है, लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल जो अपशिष्ट होता है को ऊपर से हटा लिया जाता है। भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शुद्ध रूप में बाहर आ जाता है। कर सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हुए। बोले ना घनत्व, बुझ देगा कि जल नीचे क्यों बैठ गया, क्योंकि जल का घनत्व तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है और तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो तैरती है। समझे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख रहे हैं नमक और अमोनियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला तो पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। जैसा ही पता है, जब भी अमोनियम क्लोराइड आ जाए, कपूर आ जाए, नेफ्थलीन आ जाए, तो इन सभी पदार्थों को अलग करने के लिए एक ही विधि दिमाग में हमेशा याद रखना है, ऊर्ध्वपातन। क्या रखना याद, ऊर्ध्वपातन। फिर भी एक हम लोग देख लेते हैं। करें, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाता है, गैस। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये पहला ही टॉपिक था, हमारा जो चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। जो लोग नए होंगे वो हमारे पहले लेक्चर, जो हमारा चैप्टर 1 क्लास 9 के NCERT साइंस का चैप्टर 1 जो था हमारे आसपास के पदार्थ, उसको ध्यान से कर लीजिए। अवस्था में परिवर्तित हो, इस प्रकार उन मिश्रणों को ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो तो ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ, इस प्रकार नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग होता है। कितना टफ भाषा है, सीधा जानिए ना। जब भी एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ आ जाए, एक दूसरा अशुद्धि आ जाए, तो दोनों को अलग, अशुद्धि तो रह जाएगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ उड़ जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन विधि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड आ जाए, मतलब दो मिश्रणों में कोई एक पदार्थ अमोनियम क्लोराइड आ जाए, कपूर आ जाए, नेफ्थलीन आ जाए, एंथ्रासीन आ जाए, तो ये पदार्थ आने के बाद क्या होगा, किस विधि का उपयोग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि का। ऊर्ध्वपातन देख लीजिए, एक क्रियाकलाप इसमें दिखाया भी गया है।
दिखाया गया ना, कह रहे रुई का फ्लैग लगा हुआ है, उल्टे कारी कीप रखा हुआ है, ठोसकृत अमोनियम क्लोराइड यहाँ है, चीनी मिट्टी के प्याले, अब यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड था ना वो धीरे देखिए वाष्प बन के उड़ने लगा है और शुद्धियाँ नीचे बैठ गया। नमक का मिश्रण यहाँ है और नमक यहाँ रह जाएगा और हमारा अमोनियम क्लोराइड ऊपर की ओर चला जाएगा। इससे हमारी अशुद्धि अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ने वाले, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? आइए क्रियाकलाप के तहत हम लोग पढ़ते हैं। डाई का मतलब बताएं, रंगों का मिश्रण। आइए, छन्नक पत्र की एक पतली परत, इसे निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचिए। अब देखिए स्केल होगा, जब आप प्रयोग कर रहे होंगे प्रयोगशाला में, या आपको सभी तरीका बताया जाएगा जो आपके टीचर प्रयोग करवाएंगे, वो सारे सिद्धांत को अप्लाई कैसे करना है सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कर इस बुक में जो दिया हुआ है, कर अगर आप खुद से कर रहे हैं तो निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचिए। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही, क्या बोला, ध्यान सुनिए, बोले ना कभी कभी क्रियाकलाप से क्वेश्चन आ जाते हैं। जल में घुलनशील काली स्याही एक बूंद रखें, यानी काली स्याही जल में क्या है, घुलनशील है। क्या है दोस्तों, जल में काली स्याही घुलनशील है। पीछे हम लोग ने पढ़ा था स्याही जल में मिश्रित हो जाती, यानी स्याही एक मिश्रण भी है। जार बीकर प्रकनली में जल लें, जिसमें चीज में आप तैयार करना चाह रहे हो उसमें एक जल लीजिए। कर जो लेना है आपको, प्रकनली लेना है, बीकर लेना है, जार लेना है। जार थोड़ा चौड़ा होता है, बीकर उससे थोड़ा कम चौड़ा होता है, प्रकनली तो और कम चौड़ी होती है। उसमें इस छन्नक कागज को इस प्रकार रखिए कि वह जल से सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दिया गया। देख लीजिए, ये छन्नक पत्र है, पेंसिल से खींचिए 3 सेंटीमीटर का ऊपर स्याही का निशान बना दिया। अब आ जाइए इसमें, देख लीजिए कांच की छड़ ऊपर रखा हुआ है, कागज़ का क्लिप ऊपर से ढक दिया है, उसके ऊपर कांच का छड़ है, जार है, छन्नक पत्र है, स्याही का निशान और जल। जैसे जल छन्नक पत्र के ऊपर की ओर उठे, क्या बोला, जल छन्नक पत्र के ऊपर की ओर, छन्नक पत्र के ऊपर की ओर, क्यों, सावधानी पर अवलोकन कीजिए। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करें। देखिए काली स्याही में कोई एक कलर नहीं है, बहुत सारे कलर का क्या है मिश्रण। आपको भी पता है काला रंग और व्हाइट रंग, व्हाइट रंग में क्या होता है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देना तब व्हाइट बनता है। काला जो रंग बनता है उसमें सभी कलर को मिला के बनाया जाता है। तो इससे क्या पता चला, ब्लैक कलर जो बना है वो पूरी तरह सभी का मिश्रण है। उन मिश्रणों से अलग अलग रंगों को अलग करने यानी घटक में बदलना क्रोमेटोग्राफी विधि का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं वर्ण लेखनी विधि, वर्ण लेखन या वर्ण लेखनी विधि भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन दिया गया, आइए। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छन्नक पथ पर क्या देखा? क्या आपने छन्नक पथ के टुकड़ों पर विभिन्न रंगों वाले अवलोकन किया? हाँ, तभी तो हम बता रहे हैं ना, काली स्याही से रंग जो है विचलित यानी अलग अलग रंगों में टूट के छन्नक पथ पे आ दिखे। आपके मतानुसार रंग का स्थान छन्नक पथ के ऊपर की उठने का क्या कारण, देखा ना, उठने का क्या कारण है? क्रोमेटोग्राफी। आइए, जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक था, यानी जो स्याही, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा था स्याही की मात्रा कम था, इसलिए जल विलायक स्याही विलय हो गया, है ना, डाई विलय के रूप में था। जैसे ही जल छन्नक पथ के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण, बताए तो पीछे भी बताए थे, डाई क्या है, रंगों का मिश्रण है। ध्यान से पढ़ते जाना है। डाई क्या है मेरे दोस्त, डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है। क्वेश्चन बना देगा, डाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, तो बताइए 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है। ठीक है, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, क्या बोल रहा है, रंग वाला जो घटक है जो कि जल में अधिक ज़्यादा घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है। जो जल में ज़्यादा घुलनशील तेजी से ऊपर उठता है, इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। ठीक है, जो जल के साथ मिश्रिसेबल है वो तेजी से जल के साथ ऊपर उठते जाता है, तो सबका अपना अपना मिश्रिसेबल पॉइंट होता है। ठीक है, उसी आधार पे ये रंग आपस में अलग अलग होते जाते हैं। करें मिश्रण से घटक को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखनी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, बताओ क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा, ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, क्या रंग को ग्रीक भाषा में शब्द है क्रोमा, कोमा, क्रेमा, तो इसका सही अर्थ है क्रोमा।
इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया। यानी क्रोमो विधि का रंगों के अलग करने में पहली बार यूज किया गया। इस विधि का नाम इसलिए क्या पड़ गया? क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। क्या पड़ गया? क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। कह रहा यह एक ऐसी विधि है, ध्यान से क्या बोला, यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थ को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। क्या बोले? एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में भी आज नए टेक्निक आ चुके हैं, अलग अलग मशीनों का आविष्कार हो चुका है। लेकिन अभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आ रहा है कि रंगों के पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, डाई में रंगों को पृथक करने में यूज किया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट यानी घटक को अलग करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ नशीले पदार्थ ड्रग्स को पृथक करने में, ब्लड के अंदर नशीले पदार्थ घुले हैं तो उसको भी अलग करने के लिए हम लोग इस विधि का यूज करते हैं। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कह रहा है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो अघुलनशील द्रव हम लोगों ने पढ़ा था। फिर क्या पढ़े? ऊर्ध्वपातित पदार्थ को अलग करने का तरीका पढ़े। और अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अगला जो पढ़ रहे हैं यह है दो घुलनशील, दो ऐसे घुलनशील द्रव हैं जो पूरी तरह मिश्रित है। तो अब इसको अलग कैसे करेंगे बताइए? तो इस मिश्रण को अलग करने के लिए जो विधि है, उस विधि का अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं। कर आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। तो जो विधि का नाम आएगा तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि एसीटोन और जल के मिश्रण से अलग अलग एसीटोन और जल को करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो जो विधि अभी पढ़ेंगे वही विधि हो जाएगा, टेंशन वाली बातें नहीं है। तो मिश्रण को आसवन, अब आ गया देखिए, तो यहाँ पर जो विधि का नाम है आसवन विधि। क्या है? आसवन विधि। तो एनसीईआरटी इसलिए कहते ध्यान से पढ़ना है, बड़ी ही धैर्यपूर्वक पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाने दीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिए उपकरण, पहले भी देखे होंगे। दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से पृथक करने में, देख लीजिए ये आसवन फ्लास्क, ये क्लैंप लगा हुआ है, यहाँ थर्मामीटर भी लगा हुआ है टेम्परेचर का मेजर करने के लिए। ये जो हमारा है ये जल संगणक है। जब यहाँ हम गर्म करेंगे ना मिश्रण को, तो जल जो होगा तेजी से, इसमें जिसका भी क्वथनांक बिंदु कम होगा वह तेजी से क्या होगा, वाष्पीकृत होना चालू होगा। वाष्पीकृत होने के बाद इसमें आगे संघनित जमा हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम बाहर निकाल लेंगे, है ना, शीतल जल निवेश, यहाँ एसीटोन आगे जमा हो जाएगा। आ जाइए, देखिए हमारा क्वेश्चन है, करेंगे तब फिर पहले ये कर लेते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, आज मिश्रण के पृथक करने की पूरा कंप्लीट कराना ही कराना है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करना है, तेजी से नहीं गर्म करना है, कितना धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक। थर्मामीटर का आप लोग बोले टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, उस पर टेम्परेचर हमको बताते रहेगा कितना डिग्री पहुंच रहा है। करे एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है। क्या बोला? एसीटोन। क्यों? अब एक क्वेश्चन आया था कि जल और एसीटोन किसका क्वथनांक बिंदु कम होता है, तो एसीटोन का जो क्वथनांक बिंदु होता है कम होता है, तथा संघनित होकर संघनन द्वार बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। अभी बताइए जिसका क्वथनांक बिंदु कम है, जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोलेगा 373 केल्विन। वहीं पे हम देख लेते हैं एसीटोन का क्वथनांक, तो देख लीजिए 56 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 56 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो 32.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जल के क्वथनांक बिंदु से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम, लगभग 50% से थोड़ा ज़्यादा। तो ये पहले क्या होंगे? वाष्पीकृत होंगे। जैसे ये पहले वाष्पीकृत होंगे, देख लीजिए, जैसे ही वाष्पीकृत होंगे तो यहाँ से वाष्पीकृत होने के बाद यहाँ से ये नली द्वारा आगे कहाँ? इस जार में चले आएंगे। यहाँ पे हमारा एसीटोन आ जाएगा। उसके बाद जल का वाष्पीकरण होगा। जब ये आ गया, जब ये पहले पूरी तरह यहाँ निकल जाएगा तो जल अलग और एसीटोन अलग हो जाएगा। टेंशन वाली बात ही नहीं है। कहता है एकत्रित किया जाता जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता। बोले ना, जल कहाँ रह जाएगा? आसवन फ्लास्क में। देखिए ये भी वही फोटो है, बस यहाँ पे थोड़ा फोटो सेम ही है। ये विधि प्रभाजी आसवन है, वो आसमान है। तो जल आसवन फ्लास्क में जल क्या होता है?
रह जाता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन बिंदु ज़्यादा था, वो बाद में जाकर वाष्पीकृत होगा ना, इसलिए। आइए, अगर आप उत्तर दीजिए, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू कर दे तो आप अपना अवलोकन कीजिए। कह रहा है जो आप जब भी कभी प्रयोग करते तो उसका डायरी मेंटेन करना, किस टेम्परेचर पर कौन सा घटक बाहर निकल रहा है। जो हम पार्ट बाय टेम्परेचर बाय क्या क्या घटना होती है उसको जो हम डायरी में नोट करते हैं उसे बोलते हैं अवलोकन करना, ठीक है। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। कहता बताइए किस समय पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाएगा। अच्छा, आप सोच के बताइए कब स्थिर हो जाएगा, सोच के बताना है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है, हम बताए थे 56 डिग्री सेल्सियस। दोनों घटक को हम पृथक कर पाते हैं, हाँ कर पाते। क्यों, दोनों का क्वथनांक बिंदु अलग अलग है। क्यों का आंसर भी मिल गया। आइए, कह रहा इस विधि को आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसवन। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, यानी विघटित बिना टूटे उबलना प्रारंभ होते हैं, जिनके घटक की क्वथनांक के बीच अधिक अंतराल हो। कितना अंतराल हो, दो मिश्रण वैसे जिनके घटक के बीच का क्वथनांक बिंदु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी अधिक का अंतराल हो। यदि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव हो जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो, ध्यान से नोट करना एक एक बिंदु को, 25 केल्विन से कम, यहीं से क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बना देगा। 25 की जगह लिख देगा 28 केल्विन से कम हो। तो एग्जाम में प्रेशर, एग्जाम हॉल के अंदर इतना प्रेशर होता है कि आपको 28 से 25 ही दिखेगा। हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं ना कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों का पृथक्करण। दोनों याद रखिएगा, वायु में उपस्थित जितने भी अलग, जैसे ऑक्सीजन को अलग करना है, नाइट्रोजन को अलग करना है, कार्बन को अलग करना है, इन घटकों को अलग करने के लिए जो है कौन विधि का यूज करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है। साथ ही साथ पेट्रोलियम उत्पाद से अलग अलग करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद से क्या निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, अलग अलग। सब में थोड़ा बहुत ही क्वथनांक बिंदु का ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत कम कम अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर जो यूज किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि। शॉर्ट में याद रखना है, तो प से पेट्रोल, प से प्रभाजी आसवन। चलिए, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। बोला ना, जो यंत्र होता है, जो हम मशीन लेते हैं, जो बोले ना, देखिए आसवन विधि के जैसा ही उपकरण है, सेम उपकरण में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ लगा होता है, बस इतने सा अंतर होता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होता है तथा साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे की गुटकों से भरी होती है। किससे भरी होती है, शीशों के गुटकों। क्वेश्चन बना देगा, प्रभाजी स्तंभ की नली भरी होती है लकड़ी से, शीशे से, द्रव से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शीशे के गुटकों से। ये गुटके वाष्प को ठंडा का और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, यानी जो वाष्पीकृत होके जाएगा उसको उसमें क्या कर देगा, संघनित कर देगा, जमा कर देगा, टेम्परेचर घटा देगा, अब प्रेशर बढ़ा देगा, तभी ना होगा जी। आइए, ये तो स्टेन है, इसका कोई कम, ये थर्मामीटर लगवाए, कॉर्क लगा हुआ, ये थर्मामीटर देख लीजिए, कॉर्क है, यही चीज़ आसवन प्लस के। मान लीजिए प्रभाजी आसवन बिना पेट्रोल ले लीजिए, अब पानी भी है, सोच लीजिए, गर्म किए तो गर्म करने के बाद देख लीजिए जल निर्गत हो रहा है, जल यहाँ आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जल संघनन हो जाएगा, शीतल जल निवेश बाहर हो जाएगा, अशुद्ध द्रव घटक यहाँ आके जमा हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रभाजी आसवन विधि तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब दो और विधि बचा हुआ है, पहले उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यही बोल रहे थे एनसीईआरटी 360 डिग्री में जो है इस बुक में इस विधि का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाया, लगता है कि मिस हो चुका है। यदि ये वीडियो सर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक से सर के बुक में क्वेश्चन ही नहीं है, मिश्रण को अलग करने की विधि में से क्वेश्चन ही नहीं है, मिला कहाँ। हम तो देख लिए, एक बार फिर आपको भी दिखा देते हैं, देख लीजिए, अगर मिलता है तो हम करवा देंगे। कहीं नहीं दिखा, देख लीजिए, है नहीं ना, यहाँ पर देखिए परमाणु अणु चालू हो गया, आ जाइए इधर, इधर देख लेते हैं, है नहीं है क्या, इधर है देख लीजिए, नहीं है, इधर देख लीजिए, ये तो विषमंगी मिश्रण आ गया, कोलाइडी आ गया, नहीं है ही नहीं, लगता है कि मिस हो चुका है। चलिए हम जो है लाए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करवा देते हैं। चलिए, हम लोगों ने 39, 40, 41 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, 41 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग करने वाले 42 नंबर क्वेश्चन। 42 पृथक्करण की विधि का प्रयोग किया जाता है, आगे ना,
पृथक्करण की विधि का प्रयोग, सॉरी 41 भी नहीं किए थे, 41 कर लेते हैं। कह दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं किस विधि? वाष्पन, आसवन, प्रभाजी आसवन, पृथक्करण। आसवन बताई थी। दो घुलनशील लिखा हुआ है, गलत है, एकदम गलत है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आइए तो दो अघुलनशील लिखा हुआ है। दो अघुलनशील द्रव को मिश्रण अलग करने के लिए मिट्टी का थे पृथक्करण कीप था। क्या था? पृथककारी कीप था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथककारी कीप। इसे नहीं बोले हैं अभी तो पढ़े, कैसे बोल सकते हैं? कहता पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन, पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग किया जाता है तेल और जल के मिश्रण को अलग करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आइए अभी तो हमने बताए थे, देख लीजिए। तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, और इसमें भी ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख लीजिए। तेल और जल के मिश्रण को अलग करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में, ए और बी दोनों। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। बताए जैसे ही अमोनियम क्लोराइड दिख गया समझ जाना ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, इसका एक ही विधि होगा, ऊर्ध्वपातन। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित यौगिक ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं? आइए, कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, सभी, इनमें सभी अभी हम पढ़ाए थे। आइए यहाँ देखिए, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक क्या बोले? काली स्याही सभी रंगों का मिश्रण है, उसमें से अलग अलग रंगों को अलग करने के लिए क्या विधि था? क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखनी। रंगों के पृथक करने में भी निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन। तो क्रोमेटोग्राफी पढ़ाए थे। यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सारा क्वेश्चन देखिए। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में उपस्थित डायों को अलग करने में, साथ ही साथ देख लीजिए डाई के रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में। क्वेश्चन, एक ही प्रकार के विलायक में घुले विलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? एक ही प्रकार के विलायक में घुले विलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी, आसमन, प्रभाजी आसमन, वाष्पीकरण। आइए पढ़ाए थे ना, ये यहाँ पर था। कहाँ गया? हाँ आइए देखिए, ध्यान से घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन मिलेगा। एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, उन विलेय पदार्थ को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते थे। इस विधि का क्या नाम था? क्रोमेटोग्राफी। ये आप लोगों के लिए दिखाने के लिए हम ले गए। देख लेना, हम एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं, आपसे कोई चीटिंग नहीं किया जाएगा। ऐसे हम बोले ना, इतना डीप लेवल का क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। चैलेंज करते, यदि मिलता है तो कॉपी होगा सेम टू सेम। पूरा इतना एक चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब कहेंगे क्वेश्चन सर आप कैसे बनाते हैं? हम अपने जो क्लास 9th और 10th का जो नोट है, जिस समय हम 10th में पढ़ रहे थे, 9th में पढ़ते, उस कॉपी को अध्ययन करते, फिर बुक को पढ़ते, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। 48, पहली बात तो हमको सर नहीं बोलना है, हम आप लोग का सर नहीं है, दोस्त हैं, दोस्त। क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? डाई से रंगों को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करें, मतलब रंगों को, अलग अलग रंगों को। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। आइए अगला क्वेश्चन करने वाले, एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्या बोला? एसीटोन और जल के मिश्रण है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हम बताए थे एसीटोन और जल। आइए नहीं पढ़ाए थे क्या? देख लीजिए थोड़ा सा, ये पढ़ाए थे। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? आसमन विधि, इसी में पढ़ाए थे। देखिए एसीटोन और जल है ना, तो एसीटोन और जल को किस विधि द्वारा भैया? आसमन विधि द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन, कर आसमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब, ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण के घटकों के क्वथनांक के मध्य कम अंतर हो,
ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों के मध्य 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण के घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतर हो। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वाला है मिश्रण के घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतर। कहाँ पढ़ाए थे देख लीजिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तुरंत आ जाइए, तुरंत 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 देखिए हमने आपको कहाँ पढ़ाया, देख लीजिए यहाँ पर। वैसे मिश्रण को पृथक आसवन विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। देखिए चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं होगा सॉरी, 25 केल्विन से कम हो, डैश विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आसवन विधि, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलीकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रभाजी आसवन विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रभाजी आसवन विधि। हम बताए थे जब 25 केल्विन से कम अंतर हो तो वह प्रभाजी आसवन विधि, जिसमें हम पेट्रोलियम पदार्थ बताए थे। आइए देखिए कथन वाइज क्वेश्चन है। प्रभाजी आसवन विधि के संबंध में सत्य कथन है। कथन 1, वायु से विभिन्न गैस को पृथक करने में। कथन 2, पेट्रोलियम उत्पाद से उनके घटक को अलग करने में। अब कौन सही है तो ऑप्शन के हिसाब से बताना। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, केवल कथन 1 सही है, सी केवल कथन 2 सही है, और डी ना कथन 1 और ना है कथन 2। तो सही कौन, आपको सही बताना है, सत्य। तो इसका सही आंसर मतलब कथन 1 और 2 दोनों। वायु से विभिन्न गैस को अलग करने में भी करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ को उनके घटक से अलग करने में भी करते हैं। आइए एक क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब ये वाला चीज़ हम आपको कराए नहीं है, जब कराएंगे तब अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको अभी हम स्टॉप करते हैं, अब पहले हम लोग टॉपिक की ओर पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, करा वायु एक समांगी मिश्रण, पीछे पढ़ाई तो वायु क्या है, समांगी मिश्रण है। वायु क्या है, समांगी। दूध क्या है, विसमांगी मिश्रण है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। अभी आया था क्वेश्चन। प्रभा इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। वायु को लीजिए, दाब बढ़ाइए और तापमान कम कीजिए। दाब बढ़ाना है, तापमान कम करना है, वायु का संपीड़न होगा, ठंडा होगा, जैसा कि आपको बताए थे। यदि ठोस से द्रव में जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और दाब घटाएंगे, लेकिन द्रव से ठोस आएंगे दाब बढ़ाएंगे और ताप घटाएंगे। करे द्रव्य वायु को प्रभाजी आसवन को अलग वायु धीरे धीरे गर्म करेंगे, और सबका क्या होता है, क्वथनांक बिंदु अलग अलग होता है। देख लीजिए वायु का आयतन दिया हुआ यहाँ आपको भी बताया कि हवा में जो होते हैं ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। इसका जो क्वथनांक बिंदु ऑक्सीजन का क्वथनांक क्या है, -183 डिग्री सेल्सियस। कितना है ऑक्सीजन का, -183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर सोच सकता है, हमने क्वेश्चन बनाया। आप यदि वो आंसर दे पाने में सक्षम है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। आपको एक चीज़ बात का अध्ययन होगा कि जो चीज़ माइनस में जितना बड़ा अंक होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और माइनस में जो चीज़ जितना छोटा होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक को तो पढ़ ले। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैस को पृथक करना होगा, सही बात। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु का दबाव बढ़ाया जाता है, बोले ना, द्रव गैस से द्रव बना रहे हैं ना, अपोजिट आ रहे हैं, तो दाब को बढ़ाना और टेम्परेचर को घटाना होगा, ताप को घटाना होगा। एकदम कंसेप्ट की, यदि नहीं है कंसेप्ट क्लियर तो आप जाके पहला लेक्चर हमारे आसपास के पदार्थ का देखिए। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तर में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पे, क्योंकि उनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, जिनका क्वथनांक कम होगा वो तेजी से गर्म होगा, वो पहले वाष्पीकृत हो जाएंगे। 2.212 में दिखाया गया है ये वाला फिगर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे निष्कर्ष पर।
करण निम्नलिखित के उत्तर दे। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, अब यहाँ तो विद्यार्थी पढ़ के निकल जाता है, एग्जामिनर तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। अब क्वेश्चन बनाएगा तो विद्यार्थी का एग्जाम हॉल में कहेगा बहुत टफ प्रश्न था, किताब में दिया हुआ है, आप नहीं सोचे, ये आपकी गलती है। जब वायु को ठंडा किया जाता है कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होगा, देख लीजिए। तो अभी आप ही बताइए, जब वायु को ठंडा करेंगे कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होगा, जिसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपोजिट आ रहे हैं, तो पहले ज्यादा वाला ऊपरी में मिल जाएगा, वो पहले क्या होगा, द्रव में बदलेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लीजिए, अभी तो ना पढ़ा है, क्वेश्चन करके दिखाइए। करण निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन का क्वथनांक -186 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस है। उपरोक्त सभी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, नहीं बताएंगे देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने करवाया था, देख लीजिए यहाँ इसका आंसर मैंने अभी बोला था। अगला क्वेश्चन हम करवाएंगे, वायु में उपस्थित गैसों के क्वथनांक के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। पहले नाइट्रोजन का क्वथनांक बढ़ा है, O2 ऑक्सीजन का बढ़ा है या आर्गन का। बी में दिया गया आर्गन का क्वथनांक बढ़ा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का क्वथनांक बढ़ा है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है आर्गन से, आर्गन का क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का क्वथनांक बिंदु है आर्गन से। ऑक्सीजन का क्वथनांक बिंदु है आर्गन से, आर्गन का क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है नाइट्रोजन से। बताइए किनका क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है। हमने पढ़ाया कि ऑक्सीजन का -183 होता है, कितना होता है 183, इसका -186, इसका -196। हमने ये भी बताया जो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना कम होता है, छोटा होता है। तो बढ़ते क्रम में सजाना, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया ना, क्योंकि छोटा माइनस वाला है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिए CO2 का जो होता है -78 डिग्री सेल्सियस होता है, नियोन का 246 माइनस में डिग्री सेल्सियस, हीलियम का होता है -269 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक करते हैं, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। क्या करें, 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, अशुद्धियों को छान लें। कह जब जल में घोलिएगा तो अशुद्धि ऊपर तैरेगा, तो अशुद्धि को छान लीजिए। संतुलित हीलियम प्राप्त करने के लिए जल को वाष्पीकृत, सल्फेट घोल को वाष्पीकृत करें। वाष्पीकृत मतलब क्या, गर्म करें, तभी ना वाष्पीकृत होगा जी। आइए, करें विलयन को छनक पत्र से ढक दे, कमरे के तापमान में से ठंडे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़े। कमरे का तापमान कितना होता है पता है, 25 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 27 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा, तो याद रखिएगा। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी के प्याली में प्राप्त करेंगे, तो इस विधि को क्रिस्टलीकरण विधि, क्या होते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि। तो पूछ देगा किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। क्या, कौन विधि जी, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। कहना चीनी मिट्टी के प्याली में रखिए द्रव से क्रिस्टल कैसे पृथक करेंगे। आइए, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। याद रखिएगा, किसी ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक हम प्राप्त तो कर लेते हैं, पूछेगा समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि कौन है, वाष्पीकरण। लेकिन समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने की विधि कौन सा है, तो बोलना है हमको क्रिस्टलीकरण। ध्यान से, थोड़ा सा अंतर है, गलती कर सकते हैं। इसमें अशुद्धियाँ हो सकती हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस, तो क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल एक शुद्ध ठोस पदार्थ है। जिसे चीनी की आकृति देखते हैं ना, एक छोटे छोटे क्यूबाकार होता है, घनाभाकार होता है, वो क्रिस्टल है। नमक भी एक क्रिस्टल है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के साथ गर्म होकर झुलस जाते हैं। छनने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने विलय में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है, विलय में कुछ अशुद्धियाँ रख सकते हैं वाष्पीकरण विधि में, ठीक है। करें इसका प्रयोग कहाँ होता है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। लिख दिया।
समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, लेकिन समुद्र जल से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। याद रखिएगा, इस प्रकार की मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी एक का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी में विकास के साथ कई और पृथक वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति भी की जाती है। जलघर से अपने घर प्राप्त होने वाला जो पेय, देखिए आज का जो हर घर नल योजना लगा हुआ है, इस नल में जो पानी आ रहा है ना, उसको भी इसी विधि द्वारा शुद्ध करके भेजा जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको क्लोरीनीकरण कहते हैं, जीवाणु मारने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मिश्रण के पृथक्करण का जो टॉपिक था वो समाप्त हो रहा है। आज वीडियो यहीं तक रहेगी, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन करके जाएंगे और अगला जो टॉपिक होने वाला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके साथ ही हमारा ये लास्ट जो इसके पार्ट 4 आने वाला है वो हमारा लास्ट होगा। तो तब तक अब अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, प्रवाजी आसवन, वाष्पीकरण। तो सही आंसर क्या होने वाला है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, अभी तो पढ़ा है, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में। हाँ, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में अभी तो पढ़ देख लीजिए। यहाँ पर क्रिस्टलीकरण हुआ जो शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, या यहाँ भी लिखा है ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में। आइए, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। हाँ, सही बात है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने, देख लीजिए, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। आपको एक एक लगन जी, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। एक एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हुबहू बनाए हैं। समुद्र जल से नमक प्राप्त होता है, अभी तो बताए थे, ध्यान से, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। वाष्पीकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण, इनमें सभी। तो वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण आता तो यहाँ लिखा था समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, तब लिखते क्रिस्टलीकरण। आसवन विधि, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए आसवन विधि का। तीनों ही अपने आप में एक शानदार आंसर है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चनों का। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो आप ज़रूर इस साल नौकरी लेके जाएंगे। वीडियो कैसे लगी बताना है कमेंट में, ताकि आपके कमेंट को देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर लेके आए। थोड़ा अभी परेशानी चल रहा था तबीयत की वजह से, लेकिन आप कोशिश रहेगा कि ये वीडियो डेली आना चाहिए, ताकि हम आपसे लगातार जुड़े रहे और आपकी समस्या को दूर करते रहें। ये जो एनसीईआरटी का जो हवा बना हुआ है ये पूरी तरह समाप्त कर देंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।